वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिन स्प्लिंट। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि शिन स्प्लिंट क्या होता है। और कॉमनली ये स्पोर्ट्स इंजरी है, स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलती है, एथलीट्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि शिन स्प्लिंट्स क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आज हम सब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शिन स्प्लिंट क्या होता है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि टीबिया क्या होती है, क्योंकि हमारा जो शिन स्प्लिंट है वो टीबिया में होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि टीबिया क्या होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टीबिया जो है हमारी बॉडी की सेकंड नंबर की सबसे लंबी बोन है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के वेट को एब्जॉर्ब करने में, उसको ट्रांसफर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि ये दो जॉइंट के बीच में रहती है, हमारा एक नी जॉइंट और हमारा एंकल जॉइंट, हमारे घुटना और दूसरा एंकल जॉइंट के बीच में जो बोन रहती है उसे हम टीबिया कहते हैं। ये वहां प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये वेट बेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जो ये टिबिया बोन होती है, ये हमारे पैरों में मीडियल साइड में होती है। और हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटी, जैसे हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर जो है, उनमें सबसे लंबी बोन में से सेकंड नंबर पे ये आती है। ठीक है, और ये कनेक्ट करती है हमारे नी को एंकल से। ठीक है, तो हमारे जो टीबिया है वो हमारे पैर में, नी के बाद जो हमारा पैर कंटिन्यू होता है उसमें मीडियल साइड को होती है। और हमारे लोअर बाहर की जो हाथ और पैर लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें सबसे लंबी बोन है जो दूसरे नंबर पे आती है, हमारे नी को और एंकल को कनेक्ट करती है और ट्रांसफर करती है हमारे वेट को। इसलिए ये वेट बियरिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ में इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, हर एक लॉन्ग बोन जितनी भी हमारी बॉडी में, उसमें दो एंड और एक शाफ्ट होती है। ठीक है, जैसे कि ये है टीबिया, इसमें इसके ये दो एंड है, ये नीचे वाला एंड, ये ऊपर वाला एंड, और ये शाफ्ट जो उन दोनों एंड को कनेक्ट करती है। तो हर लॉन्ग बोन में ये दो एंड होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। उसके साथ साथ इसमें क्या क्या है, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल है, टीबियल प्लेट्यू है, टीबियल टिब्रोसिटी है, सोलियल लाइन है, मीडियल मेलुलस है और फिबुलर नॉच है। ये हमारी टीबिया। और टीबिया के साथ में एक बहुत पतली सी छोटी सी बोन रहती है जिसे हम फिबुला कहते हैं। तो ये इसका लेटरल कॉन्डाइल, ये मीडियल कॉन्डाइल है। ठीक है, ये इसकी जो टीबियल क्रेस्ट है ये है शिन, इसी कारण इसको शिन बोलते हैं। टीबियल क्रेस्ट जो है उसकी शिन कहलाती है, जो हमें आसानी से अपने घुटने के नीचे से फील होती है, हम उसे अपने हाथ से टच करके फील कर सकते हैं। इसमें दर्द होता है अगर आपको शिन स्प्लिंट की कंडीशन होती है तो। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे कि टीबिया में कौन कौन सी मसल अटैच है, मतलब कहीं से और कहीं से उग रही हैं, पर अटैच वो टीबिया में हो रही हैं। तो वो कौन कौन सी मसल्स हैं, वो है सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, सेमीमेम्ब्रेनोसस, सेमीटेंडिनोसस, पॉप्लिटियस। और वो मसल्स जो कि यहाँ से उग रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वो है tibialis anterior, extensor digitorum longus, soleus, tibialis posterior, flexor digitorum longus। ठीक है, तो ये वो बोन है जो टीबिया में अटैच हो रही है और टीबिया से उग रही है। तो अगर इनमें भी वीकनेस हो जाती है या इनमें भी स्ट्रेन स्प्रिंग जैसी कंडीशन हो जाती है तो भी हमारी टीबिया जो है उसमें हमें दर्द होने लगता है, वो उसकी जो शिन स्प्रिंग की कंडीशन है वो भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टीबिया के मसल्स अटैचमेंट है, ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स, सोलियल मसल्स, फिबुलरिस ब्रेविस मसल,
फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, फिबुलरिस लॉन्गस मसल, tibialis एंटीरियर मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फिबुलरिस टर्टाइस मसल और हमारा ये रेटिकुलम। तो ये इसके मसल्स के अटैचमेंट है। हमारी जो टीबिया है वो उसका मेन जो रोल है, जो उसका मेन फंक्शन है वो है कि वो हमारे वेट को बहुत अच्छे से बेयर करके रखी है, वेट को ट्रांसफर भी कर रही है। जो वेट हमारी बॉडी से हम ऊपर अपर बॉडी से जो लाते हैं वो ये लोअर हमारा बैलेंस बनाने में ट्रांसफर होता है, तो नी से एंकल के बीच में ये रहती है, तो ये वेट को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करती है। ठीक है, और हमारे जो मेन दो जॉइंट है बैलेंस के लिए, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, उनको कनेक्ट करती है। ये इसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि शिन स्प्लिंट क्या है। शिन स्प्लिंट क्या होता है, जो हमारी टीबिया है उसका जो शिन है, हमारे लोअर लेग में, नी के बाद जो लेग है उसे लोअर लेग कहते हैं, उसमें सामने की तरफ शिन में, जब भी बताया था मैंने आपको वहां पे टीबियल क्रेस्ट करके उसे शिन कहते हैं, उस तरफ अगर आपको दर्द होता है तो उसे हम कहते हैं शिन स्प्लिंट, जो कि कॉमनली देखने को मिलता है आपके रनर्स में, डांसर्स में और मिलिट्री वाले लोगों में। ठीक है, और इसका अगर मेडिकली हम देखें तो टीबिया जो है उस पर स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, ओवरलोड के कारण, ओवर यूज के कारण उस पर स्ट्रेस पड़ता है, इसी कारण उसे टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे एथलीट्स में देखने को मिलती है, अगर वो अपनी ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो, या फिर अपनी ट्रेनिंग को बहुत तेजी से बढ़ा दे देते हैं या उनमें चेंज ला देते हैं, तो ये उनमें देखने को मिलती है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे मसल्स और टेंडन और जो बोन टिश्यू है वो भी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हम कभी कभार उनका ओवर यूज करने लगते हैं, तो जो टीबिया के आसपास मसल्स हैं, जो टेंडन है, जो बोन टिश्यू है, अगर वो भी ओवर एक्टिविटी, ओवर यूज में आने लगे तो भी हमें शिन स्प्लिंट जैसी कंडीशन बन सकती है। तो बेसिकली शिन स्प्लिंट क्या है, हमारी टीबिया की बोन में सामने की तरफ दर्द उठना, उसे हम कहते हैं शिन स्प्लिंट। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है एथलीट्स में, डांसर्स में और मिलिट्री वाले लोगों में। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, शिन स्प्लिंट का जो दर्द है, जो एरिया है जहाँ इसका दर्द होता है वो दो जगह है। पहला है अपना एंटीरियर टीबियालिस शिन स्प्लिंट, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एंटीरियर साइड में, इसे हम कहते हैं एंटीरियर टीबियालिस शिन स्प्लिंट। दूसरा होता है आपका शिन में ये पीछे की तरफ, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर टीबियालिस शिन स्प्लिंट। ठीक है, एक आगे की तरफ एंटीरियर साइड में, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में, इस दो जगह आपको शिन स्प्लिंट की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम देखेंगे इसके कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला कॉज इसकी है स्पोर्ट्स इंजरी, जो कि ओवर यूज हो रहा है अगर आपके बोन और मसल्स का स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो सबसे कॉमन इसका जो कॉज है वो है ओवर यूज स्पोर्ट्स इंजरी। जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं और जो फुटबॉलर्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा उनमें देखने को मिलता है, और उसके बाद डांसर्स में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एथलीट्स ही है जो शिन स्प्लिंट के शिकार होते हैं। ये एक तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो क्या होता है, जो हमारे रनर्स हो गए, जंपर्स हो गए और जो एथलीट, जितने भी और एथलीट्स हैं, अगर वो अपनी ट्रेनिंग में एकदम से लोड डाल दें या एकदम से उसको चेंज कर दें, पहले आपका लेवल, मान लीजिए आप लेवल 2 पे एक्सरसाइज कर रहे थे, लेवल 2 की ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर आपने सडन नेक्स्ट डे से लेवल 4 कर दिया, ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे से लेवल 3 ही कर दिया, तो भी आपको शिन स्प्लिंट हो सकता है, ओवरलोड इंजरी हो सकती है। आपको हमेशा अपनी ट्रेनिंग बहुत स्लो स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर लेवल अप करना है तो भी स्लो स्लो अप करना चाहिए, एकदम से जंप नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे
तो आपके पैरों पे ओवरलोड होगा, पैरों का ओवर यूज होगा, जिसके कारण कि आपको शिन स्प्लिंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या होता है कि अगर हम अपनी ट्रेनिंग में डिस्टेंस बढ़ा दें, सडन एकदम से अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें, हमारी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दें, या हम अपने ट्रेनिंग का समय बढ़ा दें, तो भी हमें शिन स्प्लिंट हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर ज़मीन पे, या हम ऊंची नीची जगह पे, जैसे कि पहाड़ हो गए, सीमेंटेड ऊंची नीची रोड हो गई, इस पे अगर हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो शूज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो प्रॉपर शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है शिन स्प्लिंट के कॉज का। कि अगर आप हार्ड सरफेस पे दौड़े या अनइवन सरफेस पे दौड़े बिना किसी शूज के, गुड शूज के, जो कि अच्छे शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, तो हमें शिन स्प्लिंट हो सकता है। या तो फिर हमारे बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी हो, जैसे कि हमारा फुट आर्च एबनॉर्मलिटी हो गई, हाइपर प्रोनेशन हो गया फुट का, या फिर हमारे पैर, एक पैर लंबा और एक पैर छोटा हो गया, तो भी इस कारण से हमें देखने को मिलता है। चलिए मैं एबनॉर्मलिटीज के बारे में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अगर आपका प्रोनेशन सुपाइनेशन आपका इशू हो, बायोमैकेनिकल इशू हो, तो भी, जैसे ये हमारा नॉर्मल पैर है, अगर ये अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ा रहेगा, तो होगा आपको प्रोनेशन, आपका फुट प्रोनेशन। और अगर ये बाहर की तरफ ज्यादा मुड़ा रहेगा, तो आपका होगा फुट का सुपाइनेशन। या फिर अगर आपका एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो, तो भी आपको शिन स्प्लिंट हो सकता है। या आपका फुट जो है वो नॉर्मल आर्च में नहीं हो, उसका आर्च जो है वो या तो बहुत ऊंचा हो या बिल्कुल भी ना हो, नॉर्मल आर्च ना हो, तो भी आपको शिन स्प्लिंट हो सकता है। अब जो विमेन्स होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है आपके शिन स्प्लिंट का, और उसके साथ साथ उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर का, ठीक है। अगर आप टीबिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत ओवरलोड पड़ रहा है, तो उस पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ये उनमें भी देखा जाता है जो ओवरवेट रहते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा रहता है, तो उनमें थोड़ा न्यूट्रिशन का भी एबनॉर्मल इशू रहता है, हार्मोनल भी इम्बैलेंस रहता है। अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपकी बॉडी का बायोमैकेनिक्स जो है वो भी नॉर्मल नहीं रहता है, तो उनमें क्या होता है, टीबिया को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण से उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस भी होते हैं, और उसमें शिन स्प्लिंट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जो ओवरवेट पेशेंट है, ओवरवेट इंसान है, वो अपना वेट कम करे, जिसके कारण उनकी जो टीबिया है वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, और साथ में उन्हें शिन स्प्लिंट जैसी बीमारी होने का खतरा ना रहे, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब भी जो मैंने आपको कंडीशन बताई अभी जितनी भी, तो अगर ये कंडीशंस हैं आपके साथ, और साथ में आप अपने ट्रेनिंग को बहुत लाइटली ले रहे हैं, फिर एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल शिन स्प्लिंट हो सकता है। और अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं, ठीक है, कोल्ड वेदर, या हमारे इंडिया में तो तीनों वेदर पड़ते हैं, या फिर कोई बाहर का अगर है जो ठंडी जगह पे ही रहता है, तो उनके लिए बहुत स्पेशल एक एडवाइस है कि वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग से पहले प्रॉपर वार्म अप करें, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, बॉडी गर्म हो, और उन्हें उनकी जो मसल्स है वो ओवरलोड के स्टेज में ना आए। तो इसलिए हमेशा आप अपनी एक्सरसाइज से पहले एक वार्म अप करें, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात करते हैं। तो जो इसका दर्द होता है वो बहुत डल होता है, बहुत क्रॉनिक कंडीशन का दर्द होता है, एक्टिविटी के साथ साथ होता है, रेस्ट करने पर चला जाता है, कभी होता है, कभी एकदम से चला जाता है, वेट पड़ने पर होता है, कभी चला जाता है। तो इसका जो दर्द होता है वो बहुत डल टाइप का होता है, और डिस्टल टू थर्ड में होता है, हमारी टिबिया के डिस्टल साइड का जो एरिया है उसमें होता है, पीछे की तरफ और अंदर की तरफ की बॉर्डर पे, ठीक है।
कहाँ होता है? टीबिया में डिस्टल 2/3 के तरफ होता है और पीछे की तरफ और अंदर की तरफ की बॉर्डर पे। ठीक है, जो इसका दर्द होता है कभी कभार ये जो होता है लोकलाइज भी नहीं होता है, मतलब कोई लोकल इसका एरिया नहीं है कि मुझे इसी जगह दर्द हो रहा है। कभी कभार ये क्या होता है, पूरे टीबिया में ही दर्द होने लगता है, कभी कभार हमें एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में होने लगता है। और ये जो दर्द होता है दोनों में होता है। ठीक है, कभी कभार ये दोनों में भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये एक पैर में हो, दोनों पैर में भी हो सकता है। कभी कभार किसी को जरूरी नहीं है डिस्टल 2/3 पे ही हो, कभी कभार वो पूरी टीबिया ही दर्द करने लगती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप एक्टिविटी के कांटेक्ट में आते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे, ये और दर्द इसका बढ़ता जाता है। ठीक है, कुछ लोगों में इसका माइल्ड इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसके आसपास के एरिया में, मतलब हमारे जो टीबिया का शिन है उसके आसपास जगह में कुछ लोगों में सूजन देखने को मिलती है। किसी किसी में ठंडा गर्म भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे दर्द हो रहा है वो बहुत गर्म हो रहा है, बाकी एरिया ठंडा हो रहा है। कड़क भी होता है, अगर आप उसमें उंगली रख के उसको पालपेट करेंगे तो आपको बहुत कठोर महसूस होगा, टेंडरनेस वहाँ प्रेजेंट रहती है। और धीरे 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 रेस्ट के टाइम पे ये चली जाती है, पर जैसे आप एक्टिविटी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बढ़ने लगती है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट होगा तो आपको यहाँ पे दर्द हो सकता है, एंटीरियर शिन स्प्लिंट होगा तो आपको ये सामने की तरफ दर्द हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कभी कभार कुछ पेशेंट में ऐसा ऐसा होता है कि जब उन्होंने अपना वर्कआउट शुरू किया, कुछ एथलीट्स में भी ऐसा होता है कि उन्होंने अपना वर्कआउट शुरू किया तो उन्हें स्टार्टिंग में दर्द हुआ, पर जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते गए, जैसे जैसे वो अपनी कंडीशन बढ़ाते गए एक्सरसाइज की, वो दर्द चला गया। पर वापस से जब हम कूल डाउन की स्टेट में आए तो वो फिर से दर्द होने लगा। तो इस तरीके का भी दर्द आपको हो सकता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है किसी किसी में कि एक्टिविटी करते करते वो दर्द बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जाता है, कूल डाउन के टाइम पे भी वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ घंटों बाद आ जाए, हो सकता है कि कुछ घंटों तक ही बना रहे। तो इसका जो दर्द है उसका कोई पर्टिकुलर कुछ हम कह नहीं सकते, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। या तो आप एक्टिविटी कर रहे हो तब भी, कूल डाउन हो तब भी, या फिर एक्टिविटी के साथ साथ में वो ठीक भी हो सकता है, एक्टिविटी के साथ वो बढ़ भी सकता है। कभी कभार वो रेस्ट पे आता है, कभी कभार ऐसा होता है रेस्ट पे नहीं आता है। ठीक है, तो इस दर्द के साथ क्या होता है, आपका डेली एक्टिविटीज जो करने की होती हैं उसमें रुकावट होने लगती है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रुकावट होने लगती है, और साथ में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्मेंस में भी रुकावट होने लगती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम थे आपके शिन स्प्लिंट के। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जो इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है शिन स्प्लिंट का, वो है इसका फ्रैक्चर। अगर टीबिया पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लोडेड हो रही है टीबिया, तो वो उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हमेशा ये एंटीरियर टीबिया एरिया जो होता है आगे की तरफ का, उस साइड से आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और इसमें जो न्यूरोवास्कुलर कंडीशन होती है, मतलब नर्व की कोई कंडीशन अगर बन रही है तो वो होती तो रेयर है, पर इसमें हो सकती है। जैसे कि एक कंडीशन है इसमें क्रोनिक एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके कंपार्टमेंट की अगर मसल्स इन्वॉल्व हो गई हैं किसी कंडीशन में, तो धीरे धीरे उसमें दर्द शुरू होगा, स्वेलिंग आएगी, और फिर धीरे धीरे उस मसल्स को यूज करने में आपकी डिसेबिलिटी होती जाएगी, आप डिसेबल हो जाएंगे उस मसल्स को यूज करने में। तो ये कंडीशन टीबियल के केस में देखी जाती है, शिन स्प्लिंट के केस में देखी जाती है कुछ पेशेंट्स में। वैस्कुलर डेफिशिएंसी भी देखने को हमें मिलती है हमारे पैर में, और ये सब में नहीं होती है, कुछ कुछ पोर्शन में ही ये कॉम्प्लिकेशन आता है। इसमें क्या होता है वैस्कुलर डेफिशिएंसी में, जो हमारी लोअर लेग की जो वेन होती हैं, ठीक है, वो ब्लड को वापस हमारे हार्ट की तरफ जाने से रोकने लगती हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वैस्कुलर डेफिशिएंसी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं।
तो जो रनर्स हैं, स्पेशली वो जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है अपना दौड़ना, रनिंग स्टार्ट की अभी भी, उनमें ये देखने को मिल सकता है। या फिर उनमें देखने को मिल सकता है जिन्होंने सडन अपनी वर्कआउट की ड्यूरेशन बढ़ा दी हो, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी हो, या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे दौड़ रहे हो जो अनइवन हो, जैसे पहाड़ हो गए, कंक्रीट सीमेंटेड एरिया हो गया, ऊंचा नीचा एरिया हो गया, तो अगर आप वहां पे दौड़ते हैं डेली तो भी आपको शिन स्प्लिंट होने का रिस्क है। ठीक है, मिलिट्री वाली ट्रेनिंग में भी आपको हो सकता है, या फिर आपका जो आर्च है, जो फुट का आर्च है, वो एकदम फ्लैट हो या उसमें बहुत ऊंचा आर्च बना हो, जो कंडीशन मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो कंडीशन हो आप में अगर, तो वो हाई रिस्क में होते हैं शिन स्प्लिंट के लिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो इसमें जो रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो एथलीट्स अपनी रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ट्रेनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो एक बार कंसल्ट कर लें अपने कोच से, अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से, कि मैं अपनी एक्सरसाइज को सडन जंप करना चाह रहा हूँ, मेरी बॉडी रेडी है या नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। तो हमेशा अपनी रनिंग स्टार्ट करने से पहले, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर हमेशा कोशिश करें कि बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लूँगा, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लूँगा तो मेरा जो गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करने लगूँगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का रनिंग करने लगूँगा तो मैं अच्छा रनर बन जाऊँगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इससे क्या होगा, आपका वो कॉज़ बन जाएगा शिन स्प्लिंट का। इसलिए हमेशा कम करें पर अच्छा करें। ठीक है, और अगर आप हमेशा ऐसा करें कि जो आपके शूज हो उनको रिप्लेस करते रहें। जैसे कि अगर हम देखें तो 5 से 60 से लेकर 800 किलोमीटर अगर आपके शूज चल चुके हैं, उसके बाद उन्हें मत यूज करें, उन्हें रिप्लेस कर दें। अपने शूज के अंदर हमेशा अपने आर्च फिट करके रखें, मतलब सोल जो है शूज का अपने पैरों के अकॉर्डिंग उसको बनवाएं। अच्छा सोल यूज करें। ठीक है, अगर आपको फ्लैट फिट है तो वो आर्च यूज करें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हाई आर्च के जैसा सोल आता है जो आपका शॉक एब्जॉर्ब करता है, ऐसे सोल अपने शूज के अंदर यूज करें अगर आपको आर्च की कोई प्रॉब्लम है तो। और हमेशा ऐसे शूज लें जो कि शॉक अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके, तो इससे आपका खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा क्रॉस ट्रेनिंग करें। जैसे कि क्रॉस ट्रेनिंग में क्या, एरोबिक एक्सरसाइजेस हमेशा ऐड करें, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, बाइकिंग। ठीक है, ये टाइम भी इंक्रीज करेंगी, इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेंगी, और आप जो वर्कआउट अचीव करना चाहते हैं उसको करने में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इस पे ओवरलोड भी नहीं होता है आपकी बॉडी पे, इसलिए हमेशा क्रॉस ट्रेनिंग करें। ठीक है, और वर्कआउट के टाइम पे हमेशा अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करें, आपके पैर को, एंकल को, हिप को, आपकी पेट की मसल्स को। ये जब आपके मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथ रहेंगे तो इनमें जितनी अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी आपको शिन स्प्लिंट होने के चांसेस और खतरे उतने कम रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका डायग्नोसिस देखते हैं। तो शिन स्प्लिंट का क्या, हमेशा डायग्नोसिस सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। आप अपनी कंप्लेंट्स अगर अपने डॉक्टर को बताएंगे कि मुझे इस जगह पेन हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है, तो वो तुरंत डायग्नोस कर देगा, और आपकी जो हिस्ट्री रहेगी उसको सुन के वो डायग्नोस कर देगा कि आपको शिन स्प्लिंट है या नहीं है। और अगर इसके बाद भी आपकी दिक्कत खत्म नहीं हो रही है तो हो सकता है आपका एक्सरे की जरूरत पड़े, क्योंकि उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर डिटेक्ट हो जाता है एक्सरे में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए हमेशा एक्सरे होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी शिन स्प्लिंट की कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका मेडिकल ट्रीटमेंट। तो पेन रिलीवर्स इसमें आप ले सकते हैं पेन को कम करने के लिए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप रेस्ट लें। ठीक है, और अगर आप बॉडी को खुद को रिपेयर होने का टाइम दे, हमेशा अपनी बॉडी को खुद से रिपेयर होने का टाइम देना चाहिए, तो इसलिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखें, रेस्ट करें,
और आइस पैक अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट के लिए आइस पैक रखें टॉवल में रैप करके, और इसे दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। ये आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। और अगर इसमें भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, ठीक है, जैसे कि स्विमिंग, वाटर रनिंग, बाइसिकलिंग, ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। वैसे तो इस शिन स्प्लिंट के लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन केस अगर आपका शिन स्प्लिंट ठीक नहीं हो रहा है और साथ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इसमें सर्जरी की जाती है आपके डीप पोस्टीरियर फेशिया को रिलीज करके, ठीक है। इसमें जो टेंशन, जो प्रेशर बना हुआ है आपके टिबिया पे, उसको कट कर दिया जाता है। आपका जो फेशिया होता है उसको हटाया जाता है वहां से, फिर उसमें कट करके वहां से डीप इंसर्ट करते हैं, और आपका जो डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वहां पे एक सोलियल ब्रिज होता है जिसे हम रिमूव कर देते हैं और वापस से उसको अटैच कर देते हैं आपकी मीडियल साइड में, टिबिया में। तो आपका ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें बहुत कम लोगों में ये होता है, सब में नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेप अप एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा ऐसा लकड़ी का बॉक्स लेना है, ज्यादा ऊंचा नहीं, ज्यादा नीचा नहीं, इतनी हाइट का, मिनिमम हाइट का आपको एक बॉक्स लेना है। फिर जो आपका अफेक्टेड लेग है, ठीक है, उसको उसके ऊपर रखना है, ठीक है। फिर वापस उसको रिटर्न पोजीशन में लेके आना है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस ऊंचे बॉक्स पे आपको आपका अफेक्टेड लेग रखना है और वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आना है। फिर धीरे 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 टाइम के साथ साथ आपको इस बॉक्स हाइट बढ़ानी है, बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें स्टेप अप एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, आपके बॉक्स की हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ानी है। जैसे आपने 2 वीक तक एक हाइट कही, उसके फिर आगे चल के दो वीक में आपने इसकी हाइट बढ़ा दी। तो बस आपको इसकी हाइट बढ़ानी है, और एक्सरसाइज में आपको अपना अफेक्टेड पैर जो है इसके ऊपर रखना है, ठीक है, फिर वापस से नीचे रखना है। आपको ये 3 सेट में करना है, 8 से 12 बार रिपीटेशन, 3-3 के सेट में, ठीक है। तो ये है आपकी स्टेप अप एक्सरसाइज। फिर आपका आता है सोलियस की स्क्वाट्स। में आपको क्या करना है, आपके शोल्डर और जो आपके जो फीट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, शोल्डर आपके एकदम अलग अलग होंगे। आप पीछे की तरफ से वॉल से टिके हुए रहेंगे, और आपका नी जो होगा वो आगे की तरफ फ्लेक्स होगा। आपको नीचे की तरफ झुकना है और फिर अपनी हील को उठाना है। आप देखिए इस पोजीशन में जो पैर है वो अलग अलग, शोल्डर अलग अलग, बैक जो है वो वॉल से कनेक्टेड है। थोड़ा सा अपने नी को मोड़ना है और पीछे से अपनी हील को ऊपर की तरफ उठाना है, और होल्ड करके रखना है 20 से 30 सेकंड के लिए, और इसे 3 से 5 बार रिपीट करना है। तो ये है आपके सोलियस का स्क्वाटिंग्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब हम देखते हैं बेंट नी काफ रेज। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो अफेक्टेड लेग है, ठीक है, आपको उसके बल खड़े होना है। उसके बाद आप उसको ये स्टूल पे रखें, जो आप स्टूल यूज करेंगे इस तरीके से, देखिए स्टूल पे रखें उसको। फिर इसके बाद आप एज पे आपको रखना है इस तरीके से, आपको जो टो है वो ऐसे एज पे रहेंगे। फिर इस पे पैर रखने के बाद अपने घुटने को हल्का सा मोड़े, और जो आपकी हील है ये दूसरे पैर से, आप दूसरे पैर से मदद भी ले सकते हैं, चाहे तो उसी पैर से आपकी हील अपने आप ऊपर और नीचे की तरफ करें। इस तरीके से कॉर्नर में टो रखें और अपनी हील को ऊपर और नीचे की तरफ करें, और बैलेंस बनाए, कंट्रोल करके करें ऊपर नीचे। ये भी आप 3 के सेट में करें, ठीक है। कैसे करना है, आपको एक बोर्ड के ऊपर अपना टो रखना है, आधा पैर रखना है, नी हल्का सा बेंड करना है, वॉल सपोर्ट रखना है ताकि आपका बैलेंस बना रहे, फिर अपनी हील को ऊपर और नीचे करना है, ठीक है। तो ये है आपका बैंड नी काफ रेस। इसके आपको 3 सेट करना है, 8 से 12 रिपीटेशन के। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिंगल लेग सोलियस ब्रिज, ठीक है। तो अब इसे कैसे करते हैं हम देखते हैं। आपको इस तरीके से ब्रिज बनाना है, इसमें इसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं।
अपने काउच पे ऐसे सुपाइन लेट जाएं और फिर अपने काउच के ऊपर ऐसा कार्डबोर्ड रखें, ठीक है। दोनों नी बैंड करके दोनों टोज से टच करते हुए बोर्ड के ऊपर पैर रखना है, ठीक है। आपको अपने दोनों नी, जैसे ये वाला नी देखिए बैंड दिख रहा है, ऐसे ही आपको ये वाला नी भी बैंड करके रखना है, ठीक है। दोनों हाथ रिलैक्स रहेंगे काउच के ऊपर। फिर उसके बाद आपको अपनी कमर को ऊपर उठा लेना है और साथ साथ आपका जो पैर है उसको भी ऊपर उठाना है, ठीक है। कमर के साथ साथ जो आपका जो अफेक्टेड वाला जो लेग है उसको भी आपको ऊपर उठाना है और इसे मेंटेन करना है। फिर वापस से न्यूट्रल पोजीशन पे आना है। तो आपको कैसे करना है ये सिंगल रेस सोलियस ब्रिज? आपको सुपाइन लेट जाना है और अपने पैरों के पास एक वुडन का बॉक्स रखना है। उस पे आप अपने दोनों पैर रखेंगे, टोज जो होंगे उस पे रखेंगे। फिर आपको अपने दोनों घुटने मोड़ के रखना है उसके ऊपर पैर। फिर आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक पैर को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे और उसे मेंटेन करेंगे। तो ये है आपकी सिंगल लेग सोलियस ब्रिज एक्सरसाइज। इसके बाद आता है आपका हिप हाइट्स। तो आपको ऐसे अपने वुडन का बॉक्स लेना है और उसके ऊपर एक पैर से खड़े हो जाना है, ठीक है। और दोनों पैर जो रहेंगे आपके स्ट्रेट रहना चाहिए, बेंड नहीं करना है इस पे। फिर इसके बाद आप अपना जो अपोजिट साइड का पैर है उसको ऐसे हवा में उठाएंगे और फिर उसको कमर को ऊपर की तरफ करेंगे, अपने हिप को जो है ऊपर की तरफ करना है। अपोजिट साइड वाला जो आपका हिप होगा उसमें आपको ऊपर की तरफ करना है। आप कमर के साइड में देखेंगे आपको एक हड्डी फील होगी आगे की तरफ, उस पे हाथ रखें और ऊपर की तरफ अपनी कमर करें। सिर्फ अपोजिट साइड वाली कमर ऊपर की तरफ होगी, दोनों ऊपर नहीं होंगी। अपोजिट साइड वाली कमर को ऊपर की तरफ करना है, इसे होल्ड करना है। 3 सेट करना है इसके भी, 12 से 15 बार, ठीक है। तो ये है आपकी हिप हाइट एक्सरसाइज। फिर आता है आपका काफ रेज। इस तरीके से आप अपने वुडन बॉक्स पे खड़े हो जाएं। आपके टोज जो रहेंगे वो वुडन पे कांटेक्ट में रहेंगे और आपकी हील जो रहेगी उसको आपको ऊपर करना है, ठीक है। और फिर लोअर डाउन नीचे की तरफ लाना है, फिर ऊपर करना है, हील को ऊपर की तरफ लाना है, फिर से नीचे लाना है। तो ये है आपका काफ रेज। इस तरीके से आप वुडन के पास खड़े हो जाएं, लेकिन वॉल सपोर्ट ले इसमें। वॉल सपोर्ट ज्यादा जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए। फिर टो आपके जो है वो बॉक्स पे रहेंगे और हील से आपको इसे ऊपर की तरफ उठाना है और फिर ये 3 सेट आपको इसके मेंटेन करना है 12 से 15 के रिपीटेशन में, ठीक है। फिर आता है आपका साइड लाइन अबडक्शन। आप इस तरीके से एक करवट पे लेट जाएं, आपका अनअफेक्टेड साइड वाले पे आप लेटे, उसका घुटना इस तरीके से मोड़ दें। फिर दूसरे साइड वाला जो अफेक्टेड वाला लेग है उसको ऊपर की तरफ उठाएं और उसे मेंटेन करके रखें, ठीक है। कैसे करना है? एक करवट लेके आप लेट जाएं, अनअफेक्टेड साइड लेटना है, उस साइड का जो पैर है उसको मोड़ लें और उसके बाद फिर आप अपना घुटना घुटना आप सॉरी आप अपना पैर ऊपर की तरफ उठाएं। ये भी 3 के सेट में करें 12 से 15 बार रिपीटेशन के साथ। फिर आता है 4 वे एंकल। अब इसको आप एक इलास्टिक बैंड की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैं आपको इसमें बताती हूँ। आपके जो आपका जो फुट है, जो आपका पैर है उसमें इस तरीके से इलास्टिक बांध लें, इलास्टिक बैंड मार लें। फिर इसके बाद अपने पंजे को धीरे धीरे दूर लेके जाएं इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपका इलास्टिक बैंड ऐसा बंधा रहेगा, फिर आपको उसको नीचे की तरफ पुश करना है, ठीक है। आपको ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर वापस से रिटर्न पोजीशन में आ जाएं। फिर इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज कैसे करें? आपको आपका जो पहले वाला ट्यूब था वो सामने की तरफ था, अब हमें इसको साइड में लेके आना है। दूसरा पैर जो रहेगा वो उसके ऊपर उसे होल्ड करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। आपका जो इलास्टिक बैंड है वो इस तरीके से फुट पे बंधा रहेगा, वो स्टेबलाइज होगा दूसरे फुट से आपके, ठीक है। फिर आपको आपका जो नी का जो मूवमेंट है, आपका जो घुटने का मूवमेंट है उसको नहीं करना है, सिर्फ आपके एंकल का करना है। फिर आपको आपके पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। आपको अपना पैर कैसे बाहर की तरफ मोड़ना है, ठीक है, बाहर की तरफ लेके जाना है। ये आपके 4 वे एंकल की दूसरी एक्सरसाइज हुई। फिर आती है आपकी तीसरी एक्सरसाइज 4 वे एंकल की।
इसमें क्या करना है आपको, अपने उसी पैर में जो आपका लूप पहले बंधा था, इस तरीके से आपका जो लूप बना था पहले ऐसे ही बांधना है, पर इसमें क्या करना है, अपोजिट वाले में आपको दूसरी तरफ करना है। पहले उसका मुंह इस तरफ था, फिर हमें इस तरफ करना है, और हमारा जो दूसरा पैर है, अनअफेक्टेड पैर जो है, वो क्रॉस करेगा उसको। पहले वो उसके नीचे से जा रहा था, अब वो उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो ऐसे उसका दूसरा लेग क्रॉस करेगा। फिर आपको क्या करना है, अपना पैर बाहर अंदर की तरफ करना है। पहले हम बाहर की तरफ कर रहे थे, अब हमें अपना पैर अंदर की तरफ करना है। ठीक है, होल्ड करना है, फिर से रिपीट करना है, और इसमें भी अपने घुटने का मूवमेंट रोकना है। फिर इसके बाद अब आता है, अब हमारा लूप जो है वो कैसे बंधेगा। हमने इस पोजीशन में बांधा था, वो इसी पोजीशन पे रहेगा, पर पहले हमारा लूप ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से घुमा हुआ था। अब हमें जो इसका बेस है जो इधर था वो ऊपर आना चाहिए। हम ऐसे बांधेंगे लूप को, और क्रॉस रहेगा वो यहाँ से स्टेबलाइज करने के लिए। फिर इसके बाद हमें अपना पैर ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, याद रहे जिस साइड से मूवमेंट करना है, बेस सबसे ज्यादा वही होना चाहिए, तभी आपका लूप काम करेगा सही से। इस तरीके से आपका पैर मोड़ना है आपको, आपका इसमें घुटना और फुट दोनों मुड़े रहेंगे। फिर लूप जो है वो आपके ऊपर से जाएगा पैर के, और अपोजिट साइड का जो लेग है वो उसको स्टेबलाइज करेगा। फिर आपको अपने पैर का जो डायरेक्शन है, फुट का जो मूवमेंट है, वो ऊपर की तरफ करना है। तो ये आपकी चौथी एक्सरसाइज है 4th एंकल की। इसके 2 सेट करने हैं 12 से 15 टाइम की रिपीटेशन के साथ। ये आपके पैर की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, और जो कि हेल्प करेगी आपको शिन स्प्लिंट में रिलीफ दिलाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रहा मेरा आज का टॉपिक, शिन स्प्लिंट, जिसमें मैंने आपको आज इसका ट्रीटमेंट बताया। साथ में मैंने बताया शिन स्प्लिंट क्या होता है, टीबिया क्या होती है, कॉज क्या होता है इसका, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इसके, और प्रिवेंशन हम इसका कैसे कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कुछ इसमें चीजें आज बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, आपको ये हेल्दी रहने में, फिट रहने में मदद करे। और अगर आपको शिन स्प्लिंट है तो उसमें एक्सरसाइज ही आपको मदद करे, या फिर आपको लग रहा है मुझे ऐसे चांसेस है, तो उसको डायग्नोस करने में भी आपको मदद करे, और आपको आगे प्रिवेंशन में भी ये स्लाइड आपको मदद करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।